हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म में सेंसरी इश्यूज, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को होते हैं, क्या बच्चे ओवरकम कर जाते हैं या वो सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज के साथ, या फिर वो कम भी होते हैं, और अगर कम होते हैं तो किस तरह से कम किए जा सकते हैं। आज इसी विषय में मेरा वीडियो है, क्योंकि अक्सर बच्चों को, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, 90% बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं। और सेंसरी इश्यूज़ बहुत बड़ी वजह होती हैं बच्चों में रिकवरी ना होने की, क्योंकि बच्चे रिकवर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली ईयर्स में अगर आपके बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है, क्योंकि बच्चे लगातार हाइपर एक्टिविटी अपने बिहेवियर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जिस वजह से बच्चे चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, सिटिंग उनके लिए मुश्किल हो सकती है और लगातार इधर उधर वो घूमते रहते हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अर्ली ईयर्स में आपका बच्चे के बिहेवियर्स कुछ इस तरह के हैं, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को बिठा पाना और उसे सिखाना, क्योंकि जब आपका बच्चा बैठता ही नहीं है तो स्कूल में भी अक्सर उसे इस चीज़ के लिए कहा जाता है आपको कि आपका बच्चा बैठता ही नहीं है। ये चीज़ें गुरजोत के साथ होती थी तो मैं देखती थी, उसे बोला जाता था कि वो क्लास में बैठता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा बैठता ही नहीं है, ऐसे में ज़रूरी है, ध्यान नहीं देता है या बैठता नहीं है, वजह कुछ भी है, ज़रूरी है आपका घर पर ही उसके साथ काम करना। हम किसी भी थेरेपी सेंटर में अगर बच्चे को भेज रहे हैं और आपका बच्चा बैठ ही नहीं रहा या ध्यान नहीं देता है किसी भी पर्सन को जो सामने उसके सामने बैठा है, बिल्कुल तब भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको घर पर ही उसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि थेरेपी सेंटर में भेजने का मतलब है कि आपका बच्चा वहाँ से कुछ सीखे, लेकिन अगर आपका बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो कुछ सीख नहीं रहा है। और ऐसे में हमें ज़रूरत है घर पर ही उसे इस चीज़ के लिए ट्रेन करने की, ताकि कल बच्चा स्कूल में भी अच्छे से कोप कर पाए और सीख पाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान देखना कि हमारे बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ कौन कौन से हैं। सेंसरी इश्यूज़ क्या होते हैं, कई बार कुछ लोगों को इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या इश्यूज़ हैं और मुझे किस तरह से डील करना है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का मतलब होता है बच्चों को प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी होना। बच्चे जो मुंह, कान, आँख, नाक या फिर हाथों से जो भी चीज़ें या सेंसेस को फील करते हैं वो उसे सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते। इसके अलावा दो अन्य सेंसेस होती हैं जिसे हम बॉडी अवेयरनेस कहते हैं, जिसे प्रोप्रोसेप्टिव भी कहा जाता है, और सेकंड वन इज़ वेस्टिबुलर, जो कि रिलेटेड होती है बच्चों की मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के साथ। बच्चे या तो अंडर सेंसिटिव या फिर ओवर सेंसिटिव होते हैं। अंडर सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ वो लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट उन्हें चाहिए, सीख करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर हाइपर भी हो जाते हैं। जैसे किसी चीज़ को छूते रहना लगातार, या किसी चीज़ को स्मेल करना, लोगों को टच करते रहना, लिक करते रहना, या फिर मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहना, नेल्स को चबाना, टी शर्ट को चबाना, या फिर कॉलर्स को चबाना, स्लीव्स को चबाना, कोई भी चीज़ उठाकर मुंह में ले लेना, या फिर बाइट करना, या फिर दूसरों को हिट करना। ये सब सेंसरी बिहेवियर्स हैं। ज़्यादातर इनकी वजह सेंसरी होती है, और ये सेंसरी कब आदत बन जाती है हमें पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे स्टीमिंग बिहेवियर्स बच्चों में होते हैं जैसे कि हैंड फ्लैपिंग करना, या फिर बच्चा आसपास बहुत ज़्यादा देख रहा है लेकिन वो आपको नहीं देख रहा है। इसके अलावा बच्चा साइड पर देख रहा है, या बच्चा घूमती चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखता है, फ़ैन को। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि बच्चा फ़ैन को या स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहा है, तो ऐसे में हम बच्चे को उस हिसाब से इनपुट दे सकते हैं जिससे कि बच्चों में ये बिहेवियर्स कम हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टीमिंग को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों को स्टीमिंग के बिहेवियर्स होते हैं हमें बहुत ज़रूरत है उनको कंट्रोल करने की, क्योंकि स्टीमिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो आगे चलकर बच्चे की आदत बन जाती है। इस आदत की वजह से बच्चों की लर्निंग मुश्किल हो सकती है, बच्चे को सीख नहीं पाते हैं और लगातार अपनी उस बिहेवियर में वो लॉस्ट रहते हैं। गुरजोत को हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ थे, तो मुझे ये था कि मुझे उसकी इस आदत को छुड़वाना है। जब मैं उसको स्टार्टिंग में लेकर बैठती थी तो वो बहुत ज़्यादा फिंगर्स को अपनी फ्लैप करता था और उसे ही देखता था, मुझे बिल्कुल नहीं देखता था, चाहे मैं उसके सामने बैठी थी। ऐसे में मैंने ज़रूरी समझा कि मैं खुद को इतना रिइंफोर्सिंग बनाऊं कि वो मुझे देखे। मैंने शाइनिंग की बिंदी लगाना या फिर शाइनिंग वाले टॉयज़, उसको विजुअल नीड्स बहुत ज़्यादा थी, लाइट अप टॉयज़ को मैंने यूज़ किया उसका टेंशन लेने के लिए। विजुअल स्टिमिंग जिन बच्चों को होती है वो अक्सर चीज़ों को खुद से घुमा कर देखते हैं, जैसे कि फ़ैन को देखना। कई बार तो बच्चे फ़ैन के अंदर हाथ भी डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं और ये वे जानते नहीं हैं कि इससे कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को स्पिनिंग फिजिट स्पिनर ला के दें, जो कि खुद हम करके दिखाएं कि उन्हें कुछ और
घुमाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि बच्चे जो घूमती चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, हम उनको कुछ ऐसे विजुअल टॉयज़ दें जो कि लाइट अप टॉयज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉयज़ जो कि घूमते हैं, रोटेट करते हैं, स्पिन होते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं जिन बच्चों को विजुअल स्टिमिंग होती है। विजुअल स्टिमिंग का मतलब है कि आप उसे इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट का जाना ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें बिहेवियर करेक्शन पर भी काम करना है। बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि सेंसरी बिहेवियर्स होते हैं, उसकी वजह सेंसरी इश्यूज़ हैं। मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ, लेकिन बच्चों को सिर्फ एक सेंसरी इनपुट देना ही काफ़ी नहीं है, बच्चों के बिहेवियर करेक्शन पर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर मैंने गुरजोत को वो स्टिमुलेशन दिया, उसे घूमती चीज़ें या लाइट अप टॉयज़ को मैंने यूज़ किया, तो साथ ही मैंने उसे हैंड्स को क्वाइट रखना भी सिखाया, उसे हैंड्स इन पॉकेट का इंस्ट्रक्शन भी सिखाया कि उसके बिहेवियर पर काम करना। इसके अलावा जो उसे एंग्जाइटी के इश्यूज थे, उस वजह से भी वो कई बार काफ़ी फ्लैप करता था, तो मैंने उसे स्ट्रेस बॉल देना शुरू किया ताकि वो अपने इमोशन को रेगुलेट करना सीख पाए। स्ट्रेस बॉल से उसकी फिंगर्स को स्टिमुलेशन मिलता था। मैंने उसे मसाज देनी शुरू की, उसकी फिंगर्स पॉइंट्स को, टिप्स को मैंने हल्का प्रेस करना शुरू किया ताकि उसको स्टिमुलेशन मिल सके जो उसे शांत रखेगा। इसके अलावा जॉइंट कंप्रेशन ने बहुत अच्छा वर्क किया। अगर आप बच्चे को एक बिहेवियर से रोक रहे हैं, स्पेशली अगर वो स्टिमिंग बिहेवियर है, तो उसके साथ में बच्चे को आपको सेंसरी इनपुट तो देना ही है, लेकिन साथ में आपको उसके बिहेवियर पर काम करना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ ओटी वर्क नहीं करेगा, बिहेवियर थेरेपी भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है जब आप बच्चों की बिहेवियर करेक्शन पर काम करते हैं। और अधिकतर बिहेवियर्स सेंसरी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को इनपुट दे रहे हैं और करेक्शन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है, वो बिहेवियर है, वो आदत बन जाती है और बच्चों की लर्निंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ में उसे रिइंफोर्स करना अच्छे बिहेवियर के लिए। अगर बच्चे ने हैंड्स क्वाइट किए हैं तो उसे रिइंफोर्स करना। अगर आपका बच्चा घूमती चीज़ें देख रहा है, खुद घुमाकर चीज़ों को देख रहा है, बेटर है कि आप खुद घुमाकर उसे चीज़ें दिखाएं या मूविंग लाइट्स दिखाएं। उससे बच्चों को वो इनपुट मिल रहा है, साथ ही आप उसके एनवायरनमेंट से वो चीज़ें निकाल दें जिससे वो यूज़ करता है इस तरह से घुमाने के लिए। उसे अलाउ मत करें किसी और चीज़ को घुमाने के लिए। ये सब चीज़ें, धागों के साथ भी बच्चे खेलते हैं तो उसे देखते हैं, टेढ़ा देखते हैं बच्चे। ये सब चीज़ें इसलिए देखते हैं क्योंकि बच्चों में विजुअल स्टिमिंग के बिहेवियर्स होते हैं। बच्चों को विजुअल इनपुट चाहिए और जब वो उन्हें नहीं मिलता है तो वो अपने तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें उन्हें उनके हिसाब से विजुअल इनपुट तो देना है, लेकिन साथ में उन्हें क्रिएट बिहेवियर्स को भी करेक्ट करना है जो उनकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जो सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इन दो थेरेपिस्ट को हम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि बच्चे को हम ओटी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम उनके बिहेवियर पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी कि सिर्फ अगर आपका बच्चा अंडर सेंसिटिव है तो हम ये बिहेवियर्स आते हैं। अगर बच्चा ओवर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव का मतलब है कि आपके बच्चे को सेंसरी ओवरलोड के इश्यूज हो सकते हैं। उसे छोटी सी चीज़ भी परेशान कर सकती है, हल्का सा शोर या हल्की सी लाइट भी उसे परेशान कर देती है। तो ऐसे में उसे डार्क कर्टन्स के बीच में बिठाइए कि बच्चा आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आपका बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव भी है, ओवर सेंसिटिव भी है किसी भी सेंसरी स्टिमुली के साथ में, तो ज़रूरत है आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करने, एनवायरनमेंट को इस हिसाब से कंट्रोल कीजिए कि बच्चे में वो बिहेवियर्स ना आए। क्योंकि मेल्टडाउन्स का जो रीज़न होता है ज़्यादातर वो यही होता है कि बच्चों को सेंसरी ओवरलोड होता है जिसे बच्चे संभाल नहीं पाते हैं और इस वजह से बच्चे काफ़ी डिस्ट्रेस होते हैं। गुरजोत की ऑडिटरी सेंसिटिविटी को समझ कर ही मैं समझी थी कि उसको जो ओवरलोड है वो क्या होता है और मेल्टडाउन्स क्या होते हैं। उसके इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाना हल्की सी आवाज़ सुनने पर भी, अगर उसने कहीं से कोई लाउड चीज़, कोई साउंड सुन ली है या कोई पर्सन लाउड बोल रहा है, उससे भी वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था। ये चीज़ें जो हैं, आप बच्चों को, जब आप बच्चे के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं और उस हिसाब से बच्चे को एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये बिहेवियर्स अपने आप कम होने लगते हैं। एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के बिहेवियर को कम करने में, उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा करने में। अगर आपके बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ है और बच्चा बहुत हाइपर है तो उसके लिए एक अलग से सेंसरी डाइट बनाना बहुत ज़रूरी है, उसे प्लान करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे शांत रहें। इसमें बच्चों को डीप मसाज दी जा सकती है, स्ट्रेचिंग, या फिर बच्चों को पिलो के ऊपर बिठाना या उन्हें चलाना, या फिर डीप मसाज देना, उन्हीं के साथ में विजुअल टॉयज़ को यूज़ करना, उन्हें एक्सरसाइजेस करवाना, मेडिटेशन या योगा करवाना, इसके साथ ही उन्हें ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवाना। जो हाइपर होते हैं हम अक्सर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को प्रेशर दिया जाए, उन्हें डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ देना ताकि बच्चे काम रहें, शांत रहें, उन्हें कामिंग विजुअल्स देना,
पानी का व्यू देना या एक्वेरियम देना, या उन्हें स्मेल में लेवेंडर या रोज़ देना, लोशन से उनकी मसाज करना, स्पिनिंग की एक्टिविटीज़, स्विंगिंग, उन्हें हल्का हल्का स्विंग देना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसके अलावा थेरेपी बॉल पर उसे हल्का हल्का रॉक करना भी बहुत अच्छी थेरेपी है। ये जो चीज़ें हैं अगर आप घर पर बच्चों के साथ करते हैं तो इससे आप बच्चों की हाइपर एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों को फूड को लेकर सेंसिटिविटी होती है, या बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दें। हम उन्हें हल्का ना छुएं बल्कि उन्हें अच्छे से प्रॉपर वे में थोड़ा प्रेशर के साथ टच करें। और एक चीज़ होती है कि बच्चों को के जो ऑडिटरी जो इश्यूज़ होते हैं, बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को ऑडिटरी इश्यूज़ होते हैं, तो घर के माहौल को हम शांत रखें। ये चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती हैं हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए। अब मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगी, जो ये दो तो थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ है कि एनवायरनमेंट को हमने भी कर दिया, हम बच्चे के बिहेवियर करेक्शन पर भी काम कर रहे हैं, हम बच्चे को ओटी भी दे रहे हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है और बच्चे को ये चीज़ें आप दे रहे हैं तो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं, उनमें ये बिहेवियर इश्यूज़ कम होने लगते हैं, बच्चों में सेंस इश्यूज़ कम होने लगते हैं, मैं यूँ कहूँ तो। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं गुरजोत के साथ में। अगर आप ये सोचो कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और बच्चे के भी जो ये सेंसरी इश्यूज़ हैं ये अपने आप से ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसके साथ में काम करने की ज़रूरत है, उसे वो इनपुट देने की ज़रूरत है जो उसे चाहिए। बच्चों में प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर सेंस में प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों को बैलेंस कोऑर्डिनेशन को लेकर उनके फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों को उस हिसाब से सेंसी डाइट देना, या फिर उसे सिखाने की ज़रूरत है कि उसे किस तरह से पॉजिटिवली बिहेव करना है। ये सब चीज़ें जब तक आप उसे सिखाएंगे नहीं तो वो नहीं समझेंगे। क्योंकि जब आप बच्चे को बिहेवियर थेरेपी देते हैं तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है। जब आप बच्चे को लगातार सिखा रहे हैं कि ये सही है या गलत, बच्चे इस डिफरेंस को समझना शुरू कर देते हैं और वो जानते हैं कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है, वो सीख जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। थेरेपिस्ट के साथ में, बिना थेरेपिस्ट के नहीं। हमें बच्चे को सिखाते रहना भी ज़रूरी है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। जब हम बच्चे को ये दोनों थेरेपीज़, ओटी और बिहेवियर थेरेपी, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो इससे आगे चलकर ये रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे कोपिंग स्किल्स सीख लेते हैं। कोपिंग स्किल्स का मतलब है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि गुरजोत को इंडिपेंडेंट बनाने में एक चीज़ ने बहुत हेल्प की। मैंने उसे कभी हेडफोन नहीं दिया, हालांकि मैं जानती थी कि उसे ऑडिटरी सेंसिटिविटी है, लेकिन मैंने कभी उसे हेडफोन नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी अगर उसे हेडफोन की आदत बन जाएगी तो वो थोड़े से भी शोर को बर्दाश्त करना नहीं सीख पाएगा। मुझे उससे ये चीज़ सिखानी है कि उसे शोर के साथ भी खुद को एडजस्ट करना है, किस तरह से करना है। ऐसे में धीरे धीरे उसने ये चीज़ें सीखी। उसने जहाँ से भी कोई शोर की आवाज़ आती है तो उस दरवाजे को बंद कर देता है। अगर कोई पर्सन लाउड बोल रहा है तो उसे जाकर वो हल्का सा उसे टैप करके बताएगा कि उसे थोड़ा स्लो बोलना है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चा डिस्ट्रेस नहीं। वही गुरजोत जो कभी छोटे होते वो इतना ज़्यादा, जब वो छोटा था तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता था हल्की सी आवाज़ से कि मैं समझ नहीं पाती थी। आज वो अपनी मुश्किलों को समझता है और उन मुश्किलों को किस तरह से दूर करना है, किस तरह से उनका सोल्यूशन करना है, ये चीज़ें भी वो सीख गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो मुझे मसाज बता रहा है कि मुझे मसाज चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए, तो ये सब चीज़ें बच्चे तभी सीखते हैं जब हम उन्हें सिखाते हैं। अपने आप से बच्चे नहीं सीखेंगे, हमें उन्हें ये सब चीज़ें सिखानी हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जब बच्चे बड़े होते हैं तो सेंसी इश्यूज़ कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं? बहुत इम्प्रूवमेंट आती है बच्चों में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आज आप उसके साथ काम कीजिए, उसको अपना वक्त दीजिए, उसे वो ज़रूरी थेरेपीज दीजिए, उनके बिहेवियर पर काम कीजिए ताकि बच्चे सही और गलत को समझ पाएँ। बहुत से लोगों का इस रिगार्डिंग में क्वेश्चन आता है कि बहुत से बच्चों को ऐसे इशू होते हैं कि बच्चे बाहर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। गुरजोत भी ऐसा करता था जब वो छोटा था, क्योंकि अक्सर जो अगर आपका बच्चा हाइपर है तो ये इशू बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है। ऐसे में हमें बच्चों को अपने साथ रहने की आदत डालना ज़रूरी है। जब गुरजोत बहुत छोटा था तो मैं उसे जब गुरुद्वारे में लेकर जाती थी तो वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग जाता था। इवन घर पे भी, गुरुद्वारे में भी वो ऐसा ही करता था। कहीं भी मैं उसे लेकर गई हूँ वो हाथ छुड़ाकर भाग जाता था। जब वो बहुत छोटा था तो वो कहीं खो गया था, लेकिन लकीली वो मिल गया 10 मिनट के बाद। वो मार्केट में कहीं इधर उधर हो गया था। तो ये
बहुत बड़ी चीज़ होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चिंता होती है कि हम ऐसे में बच्चों को किस तरह से सिखाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को अपने साथ रहने की आदत डालें। मैंने गुरजोत के साथ यही स्ट्रेटजी, जब एक बार वो मार्केट में खो गया तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हो गई थी और मैंने इस चीज़ पर, उसके इस बिहेवियर पर काम करना सीरियसली शुरू किया कि मुझे इस चीज़ पर तो काम करना है। वो आज खोया है, कहीं और कहीं खो गया और वो नहीं मिले तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है पेरेंट्स के लिए। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है घर पर ही बच्चे को अपने साथ रहना सिखाना। जब वो वॉक करता था तो मैं उसके साथ चलती थी। ये एक चीज़ उसने धीरे धीरे सीख ली कि मुझे मम्मा के साथ में चलना है। पहले वो गुरुद्वारे में हाथ छुड़ाकर भाग जाता था, लेकिन अब वो मुझे वेट करता है, देखता है कि मम्मा आ रही है, तब वो आगे एक स्टेप लेता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप बच्चे का थोड़ा सा फर्मली हाथ पकड़ के रखें जब भी आप उसे स्पेशली मार्केट में या कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पर लेकर जा रहे हैं। घर पर भी आप उसे ये चीज़ सिखाएंगे कि आप उसका हाथ ज़ोर से पकड़ के रखेंगे, जैसे कि आप कहीं बाहर हैं, ताकि आपका भी बिहेवियर बने बच्चे को फर्मली पकड़ने का, कि मुझे थोड़ा पकड़ के रखना है ताकि बच्चा मेरा हाथ छुड़ाकर भाग ना जाए। कई बार हम किसी से बातें कर रहे हैं, हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि बच्चा हमारा हाथ छुड़ाकर कब निकल गया है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता है। ऐसे में हमारी खुद अपने इस बिहेवियर पर काम करने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे को किसी भी हाल में उस पकड़ को छोड़ना नहीं है, उसे पकड़ के रखना है। एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे खुद आपका हाथ पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिहेवियर बनाने पर है, आप किस तरह का बिहेवियर बच्चे में बना रहे हैं। जो बिहेवियर आज आप बच्चे में बना रहे हैं, बच्चा खुद ब खुद वो चीज़ें सीख लेता है और ये चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। बच्चे कहीं नहीं भागेंगे। आज मैं देखती हूँ गुरजोत घर से बाहर उसे मैं भेजता हूँ तब भी वो घर में अंदर ही आएगा, साइकिलिंग करता है या कुछ भी करता है, उसे सब पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, घर उसे पता है अपना। तो वही गुरजोत कभी कभी ऐसा था कि वो घर से बाहर निकल जाता था। लेकिन जब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे ज़रूर सीखते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों की समझ पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे कहीं निकल ना जाएं। इस एक डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है आज से ही आप अपने बच्चे के इस बिहेवियर पर सीरियसली काम करें। अगर हम बच्चों के बिहेवियर्स पर सीरियसली वर्क करते हैं तो बच्चों के बिहेवियर इश्यूज अपने आप कम होने लगते हैं। अगर मैं बात करूं कि एज के अकॉर्डिंग बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ का कम या ज़्यादा होना, ये आप पर डिपेंड है कि आप बच्चे को किस तरह का स्टिमुलेशन दे रहे हैं। अगर बच्चे को ओटी बिहेवियर और उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम हो रहा है, बच्चा कोपिंग स्किल सीख रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे और सेंसरी इश्यूज से काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही बच्चे को वो सब ज़रूरी इनपुट देना और वो थेरेपीज देना जो उसके इन सेंसरी इश्यूज़ को ओवरकम करने में हेल्प कर सकें और उसे इंडिपेंडेंट बना सकें।